हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ, कुछ दम खम बचा है कि नहीं? खत्म हो गया? बोनविटा पिया करो सुबह, एक गिलास भर के। पीते होगे कि तुम बोनविटा वाले नहीं हो? पुरानी जनरेशन होगी थोड़ी। हम्म। चलो, कल चैप्टर नंबर 2 हमने लिखा था, है ना? जो भी बच्चे नए आज बैठे हैं वो लोग जो है कल का लेक्चर देख लेना बेटा। ठीक है? रिकॉर्डेड आ रहा है क्या तुमको कि नहीं आ रहा है ग्रुप में? किसने देखा हो तो बताओ। एक ने देखा होगा तो सभी को दिख रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप है कि कम्युनिटी व्हाट्सएप पे बनी हुई है, क्या है कहानी? तो उस पर लेक्चर डल रहा है, लिंक डल के, तो आप लोग देख लें। कल हमने ये देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर किया जाता, हाउ टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमने देखा था कि 5 मेजरमेंट होते हैं: अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मान लीजिए ये एक्स एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यूज है 5, 7, 10, 12, 10 दो बार, 15 और 20। ठीक है? ये राम एक बंदा है और ये राम की इनकम हमने लिखी हुई है। एक दिन राम 5 रुपए कमाता है, एक दिन 7, एक दिन 10, फिर 10, फिर 12, फिर 15 और फिर 20 रुपए राम कमाता है। और राम को अपनी एवरेज इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज इनकम निकालनी। तो राम क्या कर सकता है? पहला तरीका कि 5 सब जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको टोटल लगा के इनको किससे डिवाइड कर दे? 7 से डिवाइड कर दे। 7 से क्यों डिवाइड कर दे? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 7 है। तो इस तरह से जो वैल्यू निकलेगी ये क्या कहलाएगी? मीन कहलाएगी। मतलब मीन निकालने का बेसिक तरीका क्या है? मीन निकालने का बेसिक तरीका है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लो और उसके बाद फिर उसमें उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। राम एक काम और कर सकता है कि राम इन सारे नंबर को बढ़ते क्रम में अरेंज कर ले, जैसे कि ऑलरेडी जमे हुए वैसे ही जमा ले, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, और ये देख ले कि कौन सी वैल्यू सेंटर में आ रही है। जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो एवरेज हो जाएगी और इस एवरेज का नाम हो जाएगा मीडियन। मतलब ये मीडियन निकालने का तरीका है। मीडियन निकालने का तरीका क्या है? जितनी भी वैल्यूज अपने को दे रखी हैं सबको क्या करें? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, फिर देखें कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। कितने तरीके हो गए? राम के पास एवरेज निकालने के कितने तरीके हो गए? 2 हो गए। तीसरा तरीका राम के पास क्या है कि राम ये देख ले कि इन सब वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। विच ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड? कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है? 10 हो रही है। तो 10 क्या कहलाएगी? 10 कहलाएगी मोड। क्या कहलाएगी? मोड। मतलब तीसरा तरीका ये हो गया कि आप सारी वैल्यूज को देख लो और जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो क्या कहला रही है? मोड कहला रही है। सो मोड इज इक्वल टू 10। मोड क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितने एवरेज हो गए अभी? 3 हो गए। मैंने कल कितने बताए थे? हैं? 5 बताए थे। अब बचे कौन से 2? ज्योमेट्रिक मीन और
हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये देखिए इन तीनों तरीकों में आपको दिख रहा होगा। हेलो हेलो, अरे एक मिनट आना, 201 में। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को, तो पहला तरीका सबको जोड़ करके डिवाइड कर दो मीन। दूसरा तरीका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, देख लो कौन सी वैल्यू सेंटर में आ रही है, वो मीडियन। और फिर ये देख लो कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो मोड। अब बारी आती है चौथे नंबर के एवरेज की। चौथे नंबर के एवरेज के लिए राम क्या करेगा, वो करेगा 5 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15, क्या है और वैल्यूज 15 के अलावा 20 भी है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई बाय 20। मतलब 8 करने की बजाय वो सबका क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और फिर वो उनका उतना ही रूट निकाल देगा 1/7 पावर में। जितनी वैल्यूज हैं सबका मल्टीप्लाई करके क्या करना है, उतना ही उसका रूट निकाल देना। मान लो 5 वैल्यू होती तो क्या करते, 5 वैल्यू होती तो पांचों का मल्टीप्लाई करके अपन क्या करते, उसको 1 टू दी पावर 1/5 कर देते। 6 होती तो सबका मल्टीप्लाई करके अपन क्या करते, उसको 1/6 कर देते। ये जो वैल्यू निकलेगी ये क्या कहलाएगी, व्हाट इज दिस, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। पांचवें नंबर पे अब कौन सा एवरेज बचा, हार्मोनिक मीन बचा। तो हार्मोनिक मीन के लिए क्या निकालने का तरीका है, जितनी वैल्यूज हैं, लिखना नहीं है तो समय अभी लिखूंगा, केवल आपको मैं इसको निकालने का बेसिक तरीका बता रहा हूं। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द एवरेज, मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है। हार्मोनिक मीन के लिए उसको क्या करना है कि सारी वैल्यू के रेसिप्रोकल ले लेना। रेसिप्रोकल समझते हैं, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये रेसिप्रोकल है, उल्टा। जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 10 का रेसिप्रोकल 1/10। और फिर इन सारे रेसिप्रोकल का टोटल लगा करके उसको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। दिस इज द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। सारे रेसिप्रोकल जोड़े और उसको क्या करें, 7 से जो टोटल आएगा उसको 7 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। और फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसका भी फिर हम क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल जो एवरेज आएगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। ये बोर्ड नया लिया है क्या अभी, कब से, आज से ही? हाँ, वो इतना क्रांतिकारी एकदम दिखा मेरे को, तो मैंने कहा एक दो पंखा लगा दे यार, और एक मेरे को ये दवा लेनी है, पानी लगेगा ना दोस्त। ऐसा थोड़ी तेरे को इसलिए बुलाया कि तू मुंह में गोली डाल दे। तो सारे रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, हार्मोनिक मीन निकलेगा। ओके, नहीं समझ में आया, चलो 4 और 6 का हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे, 1/4 प्लस 1/6, ये तो कैलकुलेटर पे कर लोगे ना। 1/4 करोगे डेसिमल में कुछ आएगा, 1/6 करोगे, दोनों को जोड़ दो, फिर उसको अपन क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, और फाइनली जो आंसर आए उसका भी फिर हम क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। आंसर जो भी आएगा फिर उसको भी 1 से 1 रेसिप्रोकल कर दें, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा, हार्मोनिक। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसका फार्मूला लिखा दूंगा तो आप आसानी से इसको कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल है। हार्मोनिक मीन इज दी रेसिप्रोकल ऑफ दी अरिथमेटिक मीन ऑफ दी रेसिप्रोकल्स। ये सब रेसिप्रोकल्स है, जोड़ करके 7 से डिवाइड कर दिया तो इनका मीन निकल गया, और फिर हमने उस मीन का भी क्या करा, रेसिप्रोकल ले लिया। तो जो आंसर फाइनली हमारे हाथ में आएगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। आप देखिए आखिरी के 2 तरीके में आपको जरा करने में कठिनाई आ रही होगी, इसमें भी आपको थोड़ा लग रहा है यार ये क्या लंबा चौड़ा काम है, और यहाँ सबका मल्टीप्लाई करके टू दी पावर 1/7 निकालना है। क्या निकालना है, टू दी पावर 1/। अब वो अलग बात है, इन सब की ट्रिक्स है निकालने की, हमको बहुत मेहनत नहीं करनी है। लेकिन जब ये सब बनाए गए उस जमाने में ये बहुत कठिन काम था कि नहीं था।
एक तो यार है ना, सब चेहरे पे ऐसे भाव मत लाओ यार कि जैसे कोई मैं जो है वो उठाने में आया हूँ, है ना। मतलब तुम सब ऐसा मुंह बना, मैं कल से प्लेट चेंज कर लूंगा, मैं मेरा पेराल कर दूंगा, आखिरी अकाउंट्स का लगेगा फिर, कोई ना कोई प्लेट तो आखिरी में पड़ना ही है। हाँ कि ना। अभी इसके पहले मैथ्स पढ़ा आपने, तो मतलब मैथ्स के और मेरे पीरियड में सिर्फ 1 घंटे का ही अंतर है। तो 1 घंटे में आपने ऐसा माहौल बना दिया कि सामने आया हुआ आदमी समझ जाए चेहरा देख के कि भाई साहब आप आए क्यों, आपकी जरूरत क्या थी, आप क्यों अपना परेड लगा रहे हो। पहला वाला एवरेज कैसे निकल रहा है वो समझ में आया क्या? कैसे निकल रहा है, जल्दी से बोलो। सारी वैल्यू का टोटल लगा करके उसको उसके नंबर से डिवाइड, इजी है। यहां बढ़ते क्रम में जमा लो सेंटर वैल्यू। अब दिमाग में आता है कि 7 वैल्यू है तो चलो बीच वाली आ गई, 8 होगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी रास्ता है, वो अपन जब मीडियन डिटेल में पढ़ेंगे तो सामने आ जाएगा। मोड का क्या तरीका है? मोड में सिर्फ देखना क्या है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन में भी कोई समस्या नहीं है, 5 वैल्यू होगी तो पांचों का मल्टीप्लाई करके टू दी पावर 1/5 कैलकुलेटर अपने को एग्जाम में अलाउ है, एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना ही है, नहीं जाएंगे तो भगा देंगे, उल्टा सिस्टम है। दूसरी एग्जाम में ले जाओ तो भगा देते हैं, अपने यहाँ तो नहीं ले जाओ तो भगा देते हैं। तो कैलकुलेटर अलाउड है आपको, तो आप कैलकुलेटर लेके जाएंगे आसानी से, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कर लेंगे। बचा हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन में अगर अपने से उन्होंने बोला है तो कि भैया 4 और 6 का निकालो, तो कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो हार्मोनिक मीन में ऊपर 2 और नीचे 1/4 प्लस 1/6, बस। 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 4, 6 और 8, तो हार्मोनिक मीन में 3 ऊपर, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, ये हार्मोनिक में निकल जाएगा। ये जो मैं आपको, अब आप कहोगे सर आप 2 कहां से लिया है, देखो डेफिनेशन से हिसाब से मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 और 4 का रेसिप्रोकल लो, फिर उसको जोड़ो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आए उसका भी क्या करो, रेसिप्रोकल। तो ये 2 उठ करके ऊपर आ गया ना, तो क्या हो गया, 2/1/4 प्लस 1/6 निकल जाएगा। आप मेरे पे भरोसा रखो, मैंने ऐसे हजारों लाखों को निकलवा दिया, आपको भी सिखाई दूंगा, है ना। अभी तो अपन केवल ये नहीं हुआ कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और मैंने आपको पांचों एवरेज निकालना सिखा दिया और कहानी खत्म, नहीं। अभी तो मैं आपको इन पांचों एवरेज का जो है, इसी का जी 5, 7 और 10 का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो 5 इंटू 7 इंटू 10 करके टू दी पावर क्या करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी का जी के साथ थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आप लोगों को आ रहा है? चलिए, 5, 7, 10 और 12 का क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 12 टू दी पावर 1/4। अभी ये सब हम सीखेंगे आगे, एक एक टॉपिक, एक एक एवरेज को 2-2, 3-3 दिन लगेंगे करने में, पूरा डिटेल में। अभी तो मैं आपको केवल बेसिक तरीका बता रहा हूं पांचों का, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा एवरेज कैसे निकल रहा है। पहले वाले 3 में तो कोई समस्या नहीं है, चौथे में, चौथे में मल्टीप्लाई करके पावर में निकालना है, और पांचवे का हार्मोनिक मीन निकालना है, रेसिप्रोकल का मीन लेकर के रेसिप्रोकल ले लो, बस इतना ही याद रखना, ठीक। अब ये पांचों कर क्या रहे हैं, ये पांचों उस एक्स की 7 वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हैं, मतलब काम पांचों एक ही कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एवरेज निकालने का। तो अब राम के सामने बड़ी समस्या आ गई है साहब। राम कौन सा एवरेज यूज करे, मीन कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, मीडियन कह रहा है कि मैं अच्छा हूं, मोड कह रहा है तो मैं अच्छा हूं, ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है मैं अच्छा हूं। तो इन सब समस्या का समाधान कि इन पांचों में से सबसे अच्छा एवरेज कौन सा है, कल मैंने बताया था एक नाम, क्या नाम बताया था, मिस्टर यूल, प्रोफेसर साहब थे ये, प्रोफेसर यूल। इन्होंने ये पांचों के लिए एक सॉल्यूशन दिया कि भाई हम एक काम करते हैं, कुछ शर्तें तय कर लेते हैं, आप पांचों में से जो भी उन शर्तों का पालन कर लेगा, जो भी उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, उसको हम अच्छा एवरेज मान लेंगे। नहीं समझ में आया? लड़का देखने गए तो क्राइटेरिया नंबर 1,
कमाता कितना है, नंबर 2 देखने में कितना है, नंबर 3 सास ससुर कैसे हैं, नंबर 4 परिवार कितना बड़ा है, मेरे जमाने की बता रहा हूँ, तुम्हारे जमाने की नहीं, नंबर 5 घर का मकान है कि नहीं है, क्राइटेरिया। अब जो भी बंदा इन 5 क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाएगा उससे शादी कर देंगे, शर्तें करे। तो यूल साहब ने क्या करा, यूल साहब ने 5 शर्तें परिभाषित करी। कितनी? 5 प्रॉपर्टीज डिफाइंड बाय प्रोफेसर यूल फॉर ए बेटर एवरेज। एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, लिखवाऊंगा अभी मैं, आप लिखना मत, पहले समझ लेना, ठीक। इसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैंने पहले आपको यह बताया कि 5 एवरेज निकलते कैसे हैं। अभी मैंने आपको 5 एवरेज को कैलकुलेट करने का तरीका बताया, आप बता दो जरा इन 5 में से कौन कौन से आपको सरल लगे, सरल कौन लगे? मीन, मीडियन और मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको कठिन लगे। तो अगर आपको फ्री हैंड दिया जाए कि एवरेज निकालोगे तो आप ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के साथ तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है यूल साहब की कि एवरेज शुड बी इजी टू कैलकुलेट। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी उन्होंने देखी, डेफिनेशन जो है वो उसकी क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर, परिभाषित एकदम क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन उसको लेकर के करने वाले के दिमाग में नहीं होना चाहिए, डेफिनेशन शुड बी क्लियर। दूसरी बात बोली उन्होंने, कैलकुलेशन इजी। क्या बोली? कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। तीसरी शर्त बोली, बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। मतलब क्या हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सारी वैल्यू का कैलकुलेशन में इस्तेमाल होना चाहिए। 10 वैल्यू दिए तो ऐसा नहीं आप 5 से कैलकुलेशन कर लो और 5 को छोड़ दो। आपका एवरेज ये जरूरी है कि वो अपने कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करे। बहुत बेसिक बातें बोली। डेफिनेशन क्लियर, मतलब जो भी करने वाला उसको स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। कैलकुलेशन जितना इजी होगा उतना जल्दी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, वो पॉपुलर होगा एवरेज। जितना डिफिकल्ट होगा लोग उससे कटेंगे कि अरे रहने दो, इसको कौन निकाले। तीसरी बात, बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। चौथी बात, सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से मतलब यह है कि वो इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें। सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब यह है भाई सही होगा तो आप दूसरी मेथड में यूज करोगे तो वो भी सही होगी, यही गलत होगा तो आगे की मेथड भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पांचवी बात समझने वाली, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। इसी का जी ध्यान दीजिएगा, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। अब बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लिखे हैं, सबका इंग्लिश मीडियम ही है ना, तो कुछ भारी भरकम से शब्द हैं, अपन मीनिंग समझते चलते हैं। लीस्ट का मतलब कम से कम, अफेक्ट का मतलब प्रभावित होना, फ्लक्चुएशन का मतलब उतार चढ़ाव वेरिएशंस, और सैंपलिंग का मतलब सैंपल किए गए डेटा। अच्छा एवरेज वो माना जाएगा जो सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड तो हो पर कम अफेक्टेड हो। मतलब पांचों एवरेज फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग से अफेक्टेड होंगे पर अच्छा कौन सा माना जाएगा, जो लीस्ट अफेक्टेड होगा। और फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग से मतलब क्या, ये एक स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, समझना, लिखवाने का काम मैं कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत, और ये सब वैसे भी नोट्स में लिखा हुआ है, समझने का काम आप समझिएगा। 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने टेस्ट दिया, एग्जाम दी,
और प्रिंसिपल ये जानना चाहता है कि इन 1000 बच्चों को ये नंबर एवरेज कितने आए। एवरेज नंबर, एक एक के नंबर तो देखने से नतीजा कोई निकलेगा नहीं, वो तो एवरेज से ही पता चलेगा कि सीन क्या है। 50 नंबर का पेपर था, अगर 35 नंबर एवरेज आए इसका मतलब सबने बहुत अच्छा स्कोर करा है। 45 नंबर एवरेज आए तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा करा है। 15 नंबर एवरेज आए इसका मतलब सबका स्कोर गड़बड़ है। तो वो एवरेज निकालेगा, मीन निकालेगा मान लीजिए। तो अब उसके पास अपने इस एनालिसिस को करने के दो तरीके हैं। या तो वो सारे बच्चों के मार्क्स ले ले और उसका मीन निकाल ले, एग्जैक्ट रिजल्ट सामने आ जाएगा। पर वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता और ना टाइम है। वो क्या करेगा, सैंपलिंग करेगा। वो इनमें से 50 बच्चों को चुन लेगा, 50 स्टूडेंट, और उनके मार्क्स का मीन निकाल लेगा। मान लो उनने उसके मार्क्स का मीन निकाला और वो कितना आया, 24 आया। कितना, 24 आया। अब उसको लगा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, 24 तो कुछ कम लग रहा है, क्यों ना एक सैंपल और ले लें। फिर वो वापस इन 1000 लोगों में से, 1000 बच्चों में से फिर एक 50 का सैंपल निकालेगा। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों का जो मीन आया है इनका भी वही आएगा या बदल जाएगा? सब एग्रीड, बदल जाएगा। मान लीजिए अब की बार 32 आ गया। अब वो कंफ्यूज है प्रिंसिपल, अरे यार इधर तो कम था इधर बढ़ गया। उसने कहा चलो एक सैंपल और ले लेते हैं 50 का। अब की बार एवरेज बढ़ करके 28 हो गया। जितनी बार वो सैंपल निकालेगा उतनी बार ये जो मीन है बदलता जाएगा, फ्लक्चुएट होगा। क्या होगा, दिस इज नोन एज फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। मतलब उसने अगर 10 सैंपल निकाले तो 10 के 10 मीन एक जैसे नहीं आएंगे, उनमें चेंजेस होंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा, कुछ कम कुछ ज्यादा, फ्लक्चुएशन। मीडियन निकालेगा तो 10 मीडियन अलग अलग आएंगे, मोड निकालेगा 10 मोड अलग अलग आएंगे। सारे एवरेज सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होंगे। लेकिन यूल साहब ने यह बोला कि इफेक्टेड तो सब होंगे, लेकिन हम अच्छा किसको मानेंगे, जो लीस्ट अफेक्टेड होगा। ये 5 प्रॉपर्टी डिफाइन करी। नंबर 1 इज definition should be clear. Number 2 is calculation easy. Number 3 is based on all the observations. Number 4 suitable for further mathematical treatment, इतना सही हो कि हम उसका इस्तेमाल दूसरी मेथड में कर सकें। और पांचवी बात, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। उन्होंने क्या साहब ये 5 कंडीशन मैंने रख दी, अब आप देख लो कौन पांचों को फुलफिल कर रहा है, कौन 4 को कर रहा है, कोई 3 को कर रहा है। एट द लास्ट सारे डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकला कि मीन इकलौता ऐसा एवरेज है जो पांचों की पांचों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन की डेफिनेशन क्लियर है, जोड़ करके डिवाइड कर दो। मीन का कैलकुलेशन इजी है, जोड़ना और डिवाइड करना इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। वो सारी वैल्यू पे बेस्ड भी है क्योंकि सबको जोड़ना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग वाली प्रॉपर्टी भी उसके खाते में चली जाती है, और जिसके खाते में 4 प्रॉपर्टी जा रही है, डेफिनेटली पांचवी प्रॉपर्टी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वो भी किसके खाते में जाएगी, उसी के खाते में जाएगी। अरे यार कहानी समझ में आई कि नहीं आई? कल से तो मैं पीरियड बदल लूंगा, भले ही मेरे को आज यहाँ पे रोना धोना पड़े, हाथ पैर पटकना पड़े, एक हाथ का सर फोड़ना पड़े, लेकिन कल मैं जो है कि दूंगा कि यार वो बच्चे तो शाम को ऐसे हो जाते 3 से 4 में कि जो है हालत खराब। कितने बजे आए थे आज? 9:30 बजे। तो आज 9:30 बजे आए थे, मैंने तो 8:30 बजे भी नहीं बुलाया। और एक पीरियड तो अभी कम भी लग रहा है। जिस दिन से लॉ का लगने लग जाएगा असीम सर का, उस दिन 7 पीरियड हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? सो ही जाओगे 7वें में तो तुम, है? सब घर से अपनी चटई वटई दरी लेकर के, तकिया लेकर के और खाना वाना लेकर के आ गए। जैसे ही यहाँ फुर्सत मिली इधर बिछाया, इधर ही सो गए। बता रहा हूँ 1-2 दिन में वो असीम सर जो है 8:30 से 9:30 में फिट हो जाएंगे वो ऊपर। चलिए सब कोई बात नहीं, अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ,
किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है। हाँ तो सब कर ही रहे हैं, मतलब सर तो ऐसा हिले ही रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो पहले नहीं पढ़े होगे तुम। अरे बोलो ना, इतने घंटे क्लास कभी अटेंड करी है? हैं? स्कूल में 5 पीरियड लगते होंगे मैक्सिमम, कितने लगते हैं? 6? 6 पीरियड। और रिसेस कितनी, एक कि दो? एक रिसेस। तो कितने कितने मिनट के लगते हैं स्कूल में? 45 मिनट्स। अच्छा, तो ठीक है, 6 पीरियड 45 मिनट्स। अब यहाँ तो हो गए 6 पीरियड 1 1 घंटे के, और अभी 7वां भी लग जाएगा। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत सिलेबस आगे बढ़ेगा तो टेस्ट भी होने लगेंगे, तो 8वां भी हो जाएगा। तो ऐसा सब घर पे अपना फोटो वोटो दे के आना, है ना, मम्मी पापा को, कि याद आए तो देख लेना। मैं तो अब सीधा शाम को ही दिखूंगा। ऐसा तो नहीं है भाई? क्या नाम है तेरा? हर्ष पाटीदार, किधर से? बड़वानी प्रॉपर या अंजल ठीकरी? बड़वानी। तो भाई कब से लगा दे अपन 7वां पीरियड? कल से ही? हाँ, तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। 6 की जगह 7 घंटे बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? वो बाद में कह देंगे वो सर को पढ़ाना ही नहीं आ रहा, हम क्या करें? हमको तो सब आता है, लेकिन वो सर समझ ही नहीं पा रहे हार्मोनिक मीन क्या होता है। इधर अपने ऑनलाइन वाले भी मोर्चा खोल देंगे। तुम तो चलो ठीक है बैठ के पढ़ रहे हो, ये तो सब सो के ही पढ़ रहे होंगे 6 पीरियड में। ये गुड़क होंगे इधर उधर। हो सकता है किसी का दादा दादी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, बस दादी को समझा दिया होगा कि ये टाइप करना बार बार। सर पूछेंगे ये समझ में आ रहा है कि नहीं, दादी टाइप कर देना आ रहा है, बस। तो पता चल गया दादी को मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये तो गलत बात है यार। किससे चलेगा यार? बादल भाई, इशिका जी, दिव्य कोठारी। मैंने शुरू करा था जब 13 थे, अब 10 बचे, मतलब 3 विकेट तो उड़ गए। भाई गुड़ग्गा होंगे वो सुबह से बैठे बैठे। अच्छा, आप लोगों को तो सिर्फ कमर पे लोड है, बैठना है आंख। इनका तो बेचारा आंख भी स्क्रीन पे, कान में भी ईयरफोन लगा हुआ, तो इनकी स्थिति तो ज्यादा खराब है मतलब। और बीच बीच में मैसेज भी आते रहते हैं, अपन जैसे स्क्रीन चलाते रहो तो, संजू तू क्या कर रहा है, रंजना भाग गई है। संजू के देखो मालूम पड़ा कि नहीं। तो संजू को टेंशन हो गया, तो संजू ने कहा हटाओ खत्री सर को एक तरफ, वो वहीं चालू हो गया किसके साथ भगी। तो संजू बता रहा राजू के साथ भग गई, तो फिर अपन लिख रहे यार मेरे साथ ही भग जाती तो अच्छा था उस। तो अब मीन मीडियन मोड तो गया एक तरफ, और साला वहां संजू रंजना और ये एक राजू की कहानी चालू हो गई है। कैसे काम चलेगा यार भाई? ठीक है, आप लोग भी वही थोड़े अपने ऐसे रिस्पांस देते रहोगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ जग रहे हैं। भले ही घर में जो भी देख रहा है उसको समझा दो, अच्छी अच्छी इमोजी डालता रहे, तो मैं इधर समझता रहूंगा। भाई बहन चल जाएंगे भाई, दादा दादी नहीं चलेंगे हैं। आपने अपने भाई या बहन को बिठा दिया मेरी अपनी जगह पे तो ठीक। देखा है वो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन में यूनिफॉर्म में ही, मेरा बेटे का उस समय बी हो गया था, तो वो इंटरव्यू दे रहा था एक, तो इतने में शर्ट और टाई लगा के नीचे बरमूडा पहन रखा, इंटरव्यू चल रहा है। तो ये ऐसी लोग, कैसी जनरेशन है तुम्हारी यार। छोड़ो कोई मतलब नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टी बता दी मैंने? 5। कौन सी समझ में नहीं आई? पहली आ गई, इजी टू, डेफिनेशन क्लियर, इजी टू कैलकुलेट। देखो वो वहां उनने एक लाइन का क्वेश्चन पूछ लिया, विच एवरेज इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, और अपन ने अरिथमेटिक मीन पे टिक कर दिया, अपना एक नंबर रह गया। न्यूमेरिकल भी आएगा तो एक ही नंबर का आएगा, और थ्योरी भी आएगी तो एक ही नंबर की आएगी, समझे? और इस 100 नंबर के पेपर में मैं बहुत काम आऊंगा, मेरे चेहरे पे मत जाना।
ठीक है, आप लास्ट में बोलोगे कि नहीं सर वो आप ही काम आए, ठीक है। मैथ्स जब आपको स्टेट टफ लग रहा होगा तो मैथ्स तो और टफ लग रहा होगा, और मैथ्स में तो कोर मैथ्स है, 11th-12th वाला सेट थ्योरी भी है ना, एपीजीपी एचपी भी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी है, सब है उसमें। तो वो तो चूंकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने पहले ही छोड़ दिया मैथ्स, 10th के बाद ही छोड़ दिया। मेरे उसमें मैथ्स कितना है, सिर्फ कैलकुलेटर पे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रूट निकालना आना चाहिए। रूट निकालने का बटन होता है, 64 का रूट दबाएंगे तो 8 उसका आ जाएगा आंसर। तो उतना कैलकुलेटर अपने को चलाना है। तो अपना अगला टॉपिक जो है, कल अपन ने लिखा था कि कितने एवरेज होते हैं, आज हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड एवरेज। ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय अरिथमेटिक मीन। और इसीलिए क्या हुआ, मीन एकदम, मीन का वेटेज बढ़ गया और उन्होंने कहा मैं ही बेस्ट हूं। तो दुनिया किसको यूज करने लगी, मीन को। तो जब भी एवरेज की बात आती तो लोग किसकी बात समझते हैं, मीन की बात समझते हैं। ये भी बेचारे, ये 4 भाई और थे इसके, लेकिन कोई 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर पाया। जैसे मोड है, वो पहली प्रॉपर्टी पे ही फेल है। मोड बोलता है, मोड की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मोड की डेफिनेशन क्लियर नहीं। अब आप पूछो कैसे, आपको पूछना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि आपको मेरे से क्या पूछना है, ठीक है। तो कैसे, देखो मोड क्या है, जो वैल्यू ज्यादा रिपीट हो। उसने तो केवल एक चीज पे ध्यान दिया, मीडियन ने एक चीज पे ध्यान दिया कि सेंटर में कौन आ रहा है, वो भी गड़बड़ है। आपसे बोला गया है कि 5, 7, 10, 12 और 15 का मीडियन क्या, 10। तो आपने कहा ठीक है यार, 5 और 15 का एवरेज 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे बोला गया कि 5, 10, 12 और 150 का मीडियन क्या, तो भी 10। मीन चेंज हो जाएगा तुरंत, लेकिन मीडियन वही अड़ा पड़ा है। आपसे बोला गया 5, 7, 10, 120 और 500, मीडियन क्या, 10। नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, सभी आंकड़ों पे आधारित नहीं, इसलिए समस्या में आ गया भाई। मीन सब जगह चेंज हो जाएगा, लेकिन मीडियन चेंज नहीं होगा। अब आप मोड की समस्या देखो, इसके साथ तो एक ही है, उसके साथ तो बहुत सारी है। मोड के लिए बोला गया है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी, 5, 7, 10, 12, फिर 5, फिर 20, फिर 5 और फिर 30। बताओ मोड क्या। अब 5 मोड आ रहा है साहब, कैसे कोई भरोसा करेगा कि 5 से लेके 30 तक की सेंट्रल टेंडेंसी 5 है, हो सकती है क्या। कोने में आंसर जा रहा है, बोल रहा हूं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर में तो है ही नहीं, गड़बड़। दूसरी समस्या देखो, 5, 7, 10, 12, फिर 10, फिर 12, फिर 20, फिर 30। अब 2 मोड हो गए, लड़ाई हो जाएगी। अब एक बोलेगा 10 आंसर है, दूसरा बोलेगा 12 आंसर है। मोड इस बात की गारंटी नहीं देता कि आंसर सेंटर में ही आएगा, कहीं भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू ज्यादा रिपीट हो सकती है। मोड इस बात की गारंटी भी नहीं देता कि आंसर एक ही आएगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। अभी मैं इसमें 20 और बढ़ा दूं तो 20 भी एक मोड के दावे में खड़ा हो गया। बोलो हाँ कि ना। 2 समस्याएं। तीसरी समस्या देखो मोड की, 5, 7, 10, 12, 15, 20। यहां तो बेचारा पैदा ही नहीं हो रहा है, वो डिफाइन ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे। तो ना तो वो इसकी गारंटी दे रहा है कि सेंटर में आंसर आएगा, ना वो इसकी गारंटी दे रहा है कि एक ही आंसर आएगा, ना वो इसकी गारंटी दे रहा है कि आंसर आएगा ही सही। बाकी की एवरेज के साथ ये समस्याएं नहीं है, लेकिन मोड के साथ ये है। इसलिए मोड बनाने वाले ने पहले ही बोल दिया कि भैया मेरा एवरेज तो जो है वो इल डिफाइंड है। क्या है, इल, इल का मतलब बीमार, तो बीमार औसत है वो, पहले ही मान लिया। वो कभी भी दौड़ में नहीं है वो कि मैं अच्छा, ठीक है। वो तो बेचारा जा ही रहा था कि रेंदो, मेरे को तो एवरेज बनना ही नहीं है। तो मीन ने उसको बिठा लिया कि रुक जा, तेरा भी कुछ ना कुछ काम निकालेंगे।
तो वो भी बढ़ गया, तो 5 एवरेज हो गए। पर इन सब में सबसे कमजोर कौन है? मोड। और सबसे मजबूत कौन है? मीन। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेसर यूल ने जो 5 प्रॉपर्टी दी, उसके बाद मीन ने और भी प्रॉपर्टीज दी। उसने और साबित किया कि मैं ऐसे ही यूल साहब के कहने से नहीं हूं, मेरे में और भी कुछ ताकत है जिसके कारण मैं बेस्ट एवरेज हूं, और वो ताकत दूसरे एवरेज में किसी के पास भी नहीं है। तो इसलिए फिर मीन बेस्ट हो गया। मीन नहीं होता तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं होता, एवरेज नहीं होता मीन, तो कोई मेथड ही नहीं बनती, कोई मेथड ही नहीं बनती तो सब्जेक्ट ही नहीं होता, कहानी खत्म हो जाती। सारा खेल किससे शुरू हो रहा है? मीन से शुरू हो रहा है। चलिए साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। प्रजापत जी आपको समझ में आया कि नहीं? प्रजापत जी क्या पाटीदार जी? आज तुम लोग बॉयज कुछ मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं, नए बैठे हैं क्या कुछ आज, कि कल आए थे सब? हाँ यार, पहले ही दिन है आज। और तुम दोनों का पहला दिन है, किधर से आए? हाँ, इंदौर के ही हैं। और मऊ। और हाँ, एयरपोर्ट रोड, मतलब मैक्सिमम बच्चे इंदौर के ज्यादा है। हाँ, अभी तो इंदौर वाली निकला है घर से, बाहर वाले के घर में तो अभी बैठे के चल रही होंगी, क्या मुन्ना को क्या बनाना है, और मुन्ना को कहाँ भेजे पढ़ने, और मुन्ना कह रहा होगा इंदौर जाऊंगा, और पापा कह रहे होंगे नहीं घर में ही पढ़ ले, मीटिंगें चल रही होंगी। बहुत सारे लोग रिजल्ट के बाद तय करते हैं कि क्या करना है, पर आप लोगों ने शायद हो सकता है पहले से सोच रखा होगा, तो अच्छा है, जल्दी शुरुआत करिए तो जल्दी खत्म करेंगे, इसका बेनिफिट है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, प्रोफेसर यूल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल a good average should satisfy the following 5 properties। यूल साहब के हिसाब से एक अच्छे एवरेज में ये 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल अ गुड एवरेज शुड फॉलो सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज। ठीक, एक अच्छे एवरेज में ये 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, इट शुड बी क्लियरली डिफाइन। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी क्लियरली डिफाइन। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। तीसरी प्रॉपर्टी, it should be based on all the values। वो सभी वैल्यूज पर क्या होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सभी वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। ये बातें मैंने आपको भी समझाई थी, वही मैंने आपको भी लिखवा दी है। लिख लिया सबने? लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना में बोलते रहना चाहिए, उससे नींद नहीं आती है ना, भले बोल के फिर सो जाओ। ठीक, चलिए तीसरी के बाद चौथी पे आ गए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय fluctuations of sampling।
इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। पहली बात बोली गई है कि डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, दूसरी बात बोली गई है कि इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, तीसरी बात बोली गई है कि बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, चौथी बात बोली गई है कि लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, और पांचवी बात बोली गई है कि इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इतना सही हो कि वो दूसरी जगह कैलकुलेट किया जा सके, यूज किया जा सके। सारा दरोमदार उसके ऊपर है, वो भी अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आगे का खेल भी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। लिख लेंगे हम आगे, ऑल दी अबव 5 प्रॉपर्टीज, all the above 5 properties are satisfied by arithmetic mean। इन पांचों प्रॉपर्टीज को कौन सेटिस्फाइड करता है, अरिथमेटिक मीन सेटिस्फाइड करता है। ऑल दी अबव 5 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय अरिथमेटिक मीन, देयरफॉर it is known as बेस्ट एवरेज। इसलिए हम बोलते हैं कि वो बेस्ट एवरेज है। इट इज नोन एज बेस्ट एवरेज। कौन, अरिथमेटिक मीन। हाउ मेनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 5 measurement. How many simple measurement of central tendency, mean, median and mode. How many higher order averages to GM and HM। आपने भी देख लिया कि भैया नॉट इजी टू कैलकुलेट। वो हम अगर बात करें, ये मीन है, ये मीडियन है, ये मोड है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है। और पहली प्रॉपर्टी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी मतलब clearly defined mean, defined median, GM, HM। mode is not a clearly defined average, तो मोड पहली प्रॉपर्टी पे फेल हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी इजी टू कैलकुलेट, ये तीनों पास हो गए, ये दोनों फेल हो गए। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, तीनों मीन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मीडियन और मोड नहीं करते। देखो, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, बोलो हाँ। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सबके रेसिप्रोकल लेने पड़ेंगे, तो काम तो सभी आएंगे ना। लेकिन मीडियन और मोड में ऐसा नहीं है। मीडियन तो पोजीशन देख रहा है और मोड फ्रीक्वेंसी देख रहा है कि कौन ज्यादा रिपीट हो रहा है, बाकी का वहां पे कैलकुलेशन का भी इतना काम नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये दोनों नहीं करते, ये पोजिशनल एवरेज कहलाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज। चौथी प्रॉपर्टी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, ओनली मीन करता है, बाकी के चारों नहीं होते, सब अफेक्टेड है बट मीन सबसे कम अफेक्टेड होता है। और पांचवें नंबर पे सुटेबल फॉर, अब बताओ आप किसको सुटेबल मानोगे। 4 राइट किसके पास है, मीन के पास है, तो 5वां राइट भी फिर किसके पास चला गया। इसलिए आगे के चैप्टर में जब भी हम एवरेज का जिक्र करेंगे तो सब मीन का यूज करेंगे। मीडियन, मोड, जीएम और एचएम इसी चैप्टर में यहीं रुक करके काम इनका खत्म हो जाएगा। बाकी मीन जैसे जैसे हम जहां जहां भी स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, मीन हमारे साथ साथ आगे चलता जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कौन सा एवरेज मोस्ट स्टेबल एवरेज है, मीन। कौन सा मोस्ट अनस्टेबल एवरेज है, मोड। कौन सा इल डिफाइंड एवरेज है, कौन सा पोजिशनल एवरेज है। तो उसमें अगर मीडियन और मोड दोनों ऑप्शन में हो, मीडियन एंड मोड बोथ, तो उस पर टिक करेंगे। और अगर अलग अलग ऑप्शन है तो फिर पहली प्रेफरेंस किसको जाएगी, मीडियन को जाएगी। मीडियन इज बेटर देन मोड। अगर हमको मीडियन और मोड में से किसी एक को चुनना है तो हम मीडियन को चुनेंगे। मोड बहुत सिलेक्टेड जगहों पे यूज होता है एवरेज के रूप में, जब हमको फ्रीक्वेंसी के आधार पे एवरेज निकालना होता है।
खास करके रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्रीज हो गई, शूज बनाने की इंडस्ट्री हो गई। जैसे आप शू वाले की दुकान पे जाओगे और बोलोगे एवरेज साइज का जूता दे दो, तो आपको 6 नंबर का जूता दे देगा वो। उसके लिए एवरेज साइज वो है जो मार्केट में ज्यादा बिकती है। अगर आप शर्ट की दुकान पे जाओगे, बोलोगे यार मेरा दोस्त है, वो पूछेगा साइज, आप बोलोगे अरे एवरेज साइज निकाल दो, तो वो 34 नंबर का शर्ट निकाल के दे देगा आपको। वो वहां पर एवरेज साइज मानी गई है। इसलिए नहीं मानी गई कि वहां मीन मीन निकल गया, इसलिए मानी गई है कि अगर वो 100 शर्ट दिन भर में बेचता होगा, तो 80 शर्ट जो है वो 34 नंबर के साइज के बेचता होगा। फ्रिक्वेंसी देख रहा है वो उसकी। तो वहां पर हम एवरेज के रूप में मोड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ओवरऑल मोड कोई बहुत काम का एवरेज नहीं है। मीडियन की स्थिति भी वैसी मोड जैसी है, वो भी बहुत काम का नहीं है। केवल सेंटर पोजीशन देख के जब कभी जरूरत पड़ती है निकालने की, तो हम मीडियन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी के जो तीनों एवरेज हैं जिनके नाम के पीछे मीन लगा हुआ है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इसमें भी बहुत सारा मामला तो मीन ने कवर कर रखा है। कुछ सिलेक्टेड जगह पे हम ज्योमेट्रिक मीन को एवरेज के रूप में यूज करते हैं, और कुछ सिलेक्टेड जगह पे हमको हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के इन पांचों में ओवरऑल ज्यादातर मामले किसने संभाल रखे हैं? मीन ने। कुछ कुछ मामलों में जहां उसको लगता है कि वो फेल हो जाएगा, वहां पर वो इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेता है। मीन बोलता है भाई मोड तुम देख लो, मीडियन तुम देख लो, जीएम तुम देख लो, एचएम तुम देख लो। पर ओवरऑल मीन भी पूरा तरह से परफेक्ट नहीं है। मीन अगर सारे काम खुद ही कर लेता, सारे तरह की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता, तो इन चारों की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इन चारों की जरूरत भी है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 5 एवरेज हो गए, और 5 एवरेज में सबसे अच्छा कौन हो गया? मीन हो गया। फिर मीडियन, मोड, जीएमएचएम। इसमें दूसरे नंबर की जो पोजीशन पे बड़ा दावेदार जो था, पांचों का जब डिसीजन हुआ, यूल साहब ने बोला कि अरिथमेटिक मीन अच्छा, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ज्योमेट्रिक मीन ने उठाया कि ये गलत है, मैं अच्छा हूं। अब वो अपनी ताकत क्या गिना रहा था? उसमें कमी एक ही थी। कमी एक क्या थी? कैलकुलेशन इज नॉट इजी। ठीक है, तो उसका ये कहना था भाई कैलकुलेशन इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मीन क्या करेगा? 5 + 7 करके 12 करेगा, लेकिन मैं 5 × 7 करके 35 करूंगा। बोलो हाँ या ना? तो ये तो 12 ही कर रहा, मैं 35 कर रहा हूं। मतलब 5 का रोल, 7 में 5 जोड़ा तो 12 हुआ, 7 में 5 का मल्टीप्लाई करा तो 35 हुआ। इसका मतलब 5 को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल रहा है। तो ज्योमेट्रिक मीन ने यह दावा किया कि मैं स्मॉल आइटम्स को ज्यादा वेटेज देता हूं। किसको? उसकी एक प्रॉपर्टी आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेगी। ज्योमेट्रिक मीन गिव्स मोर वेटेज टू स्मॉल आइटम्स। छोटे नंबरों को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये उसने अपनी स्ट्रेंथ बताई है। तो बोले इस कारण से मेरे को प्रेफरेंस मिलना चाहिए मीन की तुलना में। मीन क्या कर रहा है? मीन तो सबको बराबर करता है, मीन की नजर में सब बराबर है। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। पर उसमें दिक्कत एक, फिर उसी के साथ उसी के स्टेटमेंट पे दिक्कत खड़ी हो गई। उसने बोला कि मैं स्मॉल वैल्यूज को ज्यादा वेटेज दे रहा हूं। तो अरिथमेटिक मीन ने बोला कि दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू क्या? अरे यार, दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू 0। अब 0 रख देंगे तो खेल ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और उनमें अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई, तो पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना बड़ा ड्रॉबैक है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि डेटा में 0 नहीं आएगा। जिस डेटा में 0 आ गया, उस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया? 0 हो गया। तो अरिथमेटिक मीन ने बोला कि भाई साहब ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी वीकनेस है, जो आप कह रहे हो कि मैं स्मॉल आइटम्स को ज्यादा डिफाइन करता हूं। इशिका जी, इल डिफाइंड एवरेज मोड है। मोड को इल डिफाइंड एवरेज बोला गया है। एक बार आप लेक्चर और दोबारा रात को देख लेना इशिका जी, ठीक है? चलिए साहब, तो हाँ, तो ज्योमेट्रिक मीन फेल हो गया। मानना पड़ा उसको कि हाँ यार गड़बड़ तो है, मीन में प्रॉब्लम नहीं है। मीन में अगर 0 + 5 + 7 करेंगे, /3 करेंगे, तो 12/3 मीन निकल जाएगा 4।
लेकिन ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाएंगे तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन सब ये सब एनालिसिस कर कुरा के आखिरी में ये फाइनल किया गया कि अच्छा एवरेज कौन है, मीन है। मीन में भी प्रॉब्लम्स हैं, मीन के अपने ड्रॉबैक हैं। मीन को दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला गया है, बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड इज मीन। और पूरा सब्जेक्ट उस झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स वालों को भी बोला जाता है कि तुम झूठे हो, तुम झूठे जानकारी वो करते हो, तुम गलत जानकारी को इंटरप्रिटेट करते हो। हम कहते हैं कि हम झूठे नहीं है, हमारे पास जो डेटा आता है हम तो उससे एनालिसिस करके रिजल्ट निकाल देते हैं। हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते, जो डेटा आप दोगे हम उस डेटा पे मेथड लगाएंगे और रिजल्ट को निकाल देंगे। तो मीन का भी अपने कुछ प्रॉब्लम से, जो नोट्स आपको मिले हुए हैं उसमें हर एवरेज के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, उसकी अच्छाइयां क्या हैं और उसकी बुराइयां क्या है। आपको कभी समय मिले, आपको नींद वींद नहीं आ रही हो, आपका मन बेचैन हो, आपको बहुत विचलित हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं, अच्छी नींद आने की पूरी गारंटी है। ठीक, तो उसको आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स दिख जाएंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा। अब कल से अपन आगे पढ़ना शुरू करेंगे, पहले मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है, डटे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए। ठीक, भगवान पे भरोसा रखिए, उससे ज्यादा अपने पे भरोसा रखिए और आते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। ठीक, शेड्यूल आता है ग्रुप में, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाता होगा। अब अपन समझते हैं अगर आज कल से परेड 7 हुए तो 8:30 बजे से लगेगा क्लास, नहीं हुए तो 9:30 से लगेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, समय देने के लिए धन्यवाद और जागते हुए सुनने के लिए धन्यवाद।